स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट क्राइम बिल्स के बारे में। गवर्नमेंट के द्वारा जो क्राइम बिल्स हैं उनको प्रपोज किया गया, उसके बिहाइंड का रीजन यही है स्टूडेंट्स कि हमारे जो प्रेजेंट समय के जो क्राइम लॉज हैं वो बेसिकली उनका ओरिजिन आपको ब्रिटिश एरा के समय से देखने के लिए मिलता है। चाहे हमारा आईपीसी हो, चाहे हमारा यहाँ पे सीआरपीसी हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, तो इन तीनों कानून का जो ओरिजिन है वो आपको ब्रिटिश एरा के समय देखने के लिए मिलता है। तो प्रेजेंट की जो डिमांड है उसको देखते हुए इन लॉज को अपडेट करने की ज़रूरत थी। इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो नए क्राइम बिल्स हैं उनको प्रपोज किया गया। स्टूडेंट्स, क्राइम बिल्स को बेटर वे में डिस्कस एंड डेलिब्रेशन करने के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को उनको रेफर किया गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा अपना जो डिसीजन है उसको होल्ड किया गया है। अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो उनके द्वारा यहाँ पे अपना जो डिसीजन है उसके अंदर में आर्टिकल 348 के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो भी रेज किए गए हैं। आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट्री जो बिल्स हैं, पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कौन सा जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में ये रेफर किया गया है। ये आर्टिकल 348। अगर हम स्टूडेंट्स क्राइम बिल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इसके अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें प्रेजेंट समय में, तो स्टूडेंट्स इसका जो ओरिजिन है वो 1860 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रिटिश एरा के समय में 1834 के समय जो पहला लॉ कमीशन है वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया था। उसके द्वारा प्रपोज किया गया था कि हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड है वो होना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा जो क्रिमिनल सेक्टर है उसको डील किया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम सीआरपीसी के ओरिजिन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो सीआरपीसी का जो ओरिजिन है वो आपको 1973 के समय देखने के लिए मिलता है। बट इसका जो ओरिजिनल एंशियंट जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश एरा के समय ही है। इंडियन एविडेंस एक्ट का भी जो ओरिजिन है वो 1872 के समय है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो ओरिजिन है वो भी 1872 के समय है। तो ये जो तीनों कानून है जो ब्रिटिश एरा के समय इनका ओरिजिन है और इनको अब प्रेजेंट समय में रिप्लेस किया गया है। इंडियन पीनल कोड को जो रिप्लेस किया गया है वो भारतीय न्याय संहिता के साथ में भारतीय न्याय संहिता के नाम से उसको रिप्लेस किया गया है, उसको कोडिफाइड किया गया है। सीआरपीसी को जो रिप्लेस किया जाएगा वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से। और एविडेंस को हिंदी के अंदर हम साक्ष्य के नाम से जानते हैं, तो भारतीय साक्ष्य जो संहिता है उसके नाम से इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। स्टूडेंट्स, इनके अंदर में क्या चेंज किए गए हैं अगर हम उनके बारे में बात करें, तो आप देखिए कि इंडियन पीनल कोड के अंदर में आपको जो नए नए जो सेक्टर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे कि टेररिज्म का जो सेक्टर है, रिबेलियन है, सेपरेटिज्म है, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर कोई फेक प्रॉमिस करके जो मैरिज का अगर यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, उस कैटेगरी को भी ऐड किया गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर में। यहाँ पे 180 डेज का जो समय दिया गया है पुलिस को कि बेसिकली इंडियन पीनल कोड के अंडर में 180 डेज के अंदर में आपको जो चार्ज शीट है वो फाइल करनी होगी। काफ़ी बार पुलिस के द्वारा जो चार्ज शीट है वो काफ़ी देर में फाइल की जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग में 180 डेज का जो समय है वो डिसाइड किया गया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रिगार्डिंग में। अगर हम सीआरपीसी के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो सीआरपीसी के अंदर में 90 डेज का जो समय है वो बताया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि सीआरपीसी के अंदर जो कंप्लेंट के द्वारा अगर यहाँ पे मर्सी पेटिशन है, यहाँ पे अपील करना है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, तो उसके जो डेज हैं वो भी फिक्स किए गए हैं। 90 डेज फॉर द गवर्नर एंड 60 डेज फॉर द गवर्नर एंड 90 डेज फॉर द प्रेसिडेंट, अगर आपको अपील करना है जो आपका डेथ पेनल्टी है उसके अगेंस्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो चेंज किया गया है इन क्राइम बिल्स के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 348 का जो कंसर्न्स है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा रेज किया गया। स्टूडेंट्स, कमेटी स्टेज के अंदर जो बिल्स है उनको क्यों प्रपोज किया जाता है, क्योंकि बिल्स को बेटर वे में डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि इसके अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर आपको अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका भी आपको जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से बिल्स को यहाँ पे कमेटी स्टेज के अंदर रेफर किया जाता है, जिससे कि उसको बेटर वे में डिस्कस एंड डेलिब्रेशन किया जा सके बिल के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट डार्क पैटर्न के बारे में है, हमारे यहाँ पे जो डार्क पैटर्न है वो ऑब्जर्व किया गया है। स्पेशल जो एयरलाइन का जो सेक्टर है, हमारा यहाँ पे एयरलाइन का जो सेक्टर है उसके अंदर में डार्क पैटर्न बेसिकली है क्या स्टूडेंट? डार्क पैटर्न आपको एक अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है।
जिसमें जो यूजर है, जो आपका कंज्यूमर है, उसके साथ में एक लिटिल बिट जो अनफ्रॉड है या अनफेयर जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है वो देखी जाती है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे पिछले कुछ दिनों में कि जो अमेजन जो प्राइम है, आपने अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा, बेसिकली एक OTT प्लेटफॉर्म है। तो अमेजन प्राइम का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो उसको अगर आपको डीसब्सक्राइब करना है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो वो जो प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो वहाँ पे एक अनएथिकल जो प्रैक्टिस है वो डार्क पैटर्न है उसको यूज किया गया कि इस तरीके से उसको इतना टफ बना दिया जाए जिससे कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है वो उसको डीसब्सक्राइब ना कर सकें। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे अगर हम एयरलाइन के सेक्टर के अंदर बात करें तो यहाँ पे स्पेशली एयरलाइन के अंदर में बताया जाता है कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। अगर आपको कोई सीट्स यहाँ पे बुक करना है तो आपको यहाँ पे स्पेशल अलग से जो चार्ज है वो करना होगा। तो दिस काइंड ऑफ द जो यहाँ पे एयरलाइन सेक्टर के अंदर में जो डार्क पैटर्न है उसको ऑब्जर्व किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर एक्ट है 2019 के समय, जो कंज्यूमर एक्ट है जिसको अमेंड किया गया, उसके प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डार्क पैटर्न को भी डील किया जाएगा। आप देखिए कि इससे पहले हमारा जो कंज्यूमर एक्ट है 1986 के समय का हुआ करता था, फिर 2019 के समय इसको अमेंड किया गया, जिसके अंदर एक टाइम बाउंड मैनर है उसको भी डिसाइड किया गया है कि इतने समय में कंज्यूमर राइट का अगर कोई वायलेशन हुआ है तो वहाँ पे कोर्ट को जो जजमेंट है वो देना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साइबर क्राइम के रूप में, तो आप देखिए कि साइबर क्राइम तो डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। चाहे अगर हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हो, आप देखिए कि एक जगह है जामतारा, जामतारा नाम की जगह है, फिर हरियाणा और राजस्थान के अंदर एक जगह है मेवात। तो मेवात का जो रीजन है, जामतारा का जो रीजन है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं। तो उनको भी डील करने के रिगार्डिंग में अलग अलग जो कानून है उसके थ्रू उसको काउंटर करने की कोशिश की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न है अनफेयर जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है जो देखने के लिए मिलती है, जिसके थ्रू यहाँ पे कंज्यूमर का जो अनफेयर वे में जो यहाँ पे बेनिफिट है वो गेन किया जा सके इन कंपनीज के द्वारा। जैसे कि अमेजन प्राइम के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसको डीसब्सक्राइब करना या उसका साइकिल से निकलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, आपको अननेसेसरी जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे शो किए जाएँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ ऑल अबाउट द ये डार्क पैटर्न है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी जो नीट बिल है जो तमिलनाडु के द्वारा पास किया गया था, उसको प्रेसिडेंट का असेंट देने की बात की गई है। तो वहाँ के जो CM हैं उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप उसको असेंट कीजिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम के बारे में, पहले नीट के एग्ज़ाम से पहले भी मेडिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में है नीट। मेडिकल सेक्टर की जो अंडर ग्रेजुएट जो सीट्स हैं, जो यहाँ पे PG की जो सीट्स हैं, उसके रिगार्डिंग में जो नीट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पहले हमारे यहाँ पे आप देखिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा उसको रिप्लेस किया गया 2017 के समय में। अगर हम नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो पहले इस एग्ज़ाम का जो नेम है वो यहाँ पे AIPMT के नाम से हुआ करता था। ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट है उसका ये नाम हुआ करता था। बाद में देखिए कि उसको नीट के नाम से कन्वर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका जो जजमेंट है वो गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो अपना रूल जो ऑर्डर है वो डिलीवर किया गया था, जिसके अंदर कंप्लीट इंडिया की जो सीट्स है उनके रिगार्डिंग में जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे तमिलनाडु का जो कंसर्न है वो ये है कि वहाँ पे बेसिकली एक तो लैंग्वेज का बैरियर का एक इश्यू है कि जो AIPMT का जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके अंदर जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसके जो पर्सन्स हैं या कोचिंग इंडस्ट्री के जो यहाँ पे जो एनरोल किए हुए हैं स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से जो टफ है वो इसको कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अंदर जो प्रिविलेज सेक्शन से जो पर्सन्स बिलोंग नहीं करते हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से हों या आप देखिए कि जिनको प्रॉपर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिला है, चाहे वो ट्राइबल सेक्शन के पर्सन्स हैं, तो उनके लिए कम्प्लीटली जो फेयर प्रैक्टिस है वो नहीं माना जाता है। तमिलनाडु के द्वारा इस तरीके के जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट तो 12th के बेसिस पे, 12th के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन है वो किया जाता था। बट जब से नीट का आया, नीट का जो प्रोसेस आया है वहाँ पे काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। इससे पहले 2017-18 के समय जो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको असेंट देने से रिफ्यूज कर दिया गया था। आप देखिए कि बिल को सबसे पहले गवर्नर को सेंड किया गया। तो ये आर्टिकल आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 201 है,
तो आर्टिकल 200 के थ्रू जो गवर्नर है उसको सेंड किया गया, गवर्नर के द्वारा उसको रिटर्न कर दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दोबारा से उसको प्रपोज करके सेंड किया गया। तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेंट उसको देना होगा, या प्रेसिडेंट को जो बिल है वो रेफर किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को बिल है वो रेफर कर दिया गया। प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है इस एंटी नीट बिल के रिगार्डिंग में, जो तमिलनाडु के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे जो प्रिविलेज पर्सन्स नहीं है उनके रिगार्डिंग में कंसर्न्स हैं कि तमिलनाडु के ऐसे जो एरियाज से जो पर्सन है, चाहे ट्राइबल सेक्शन हो, बैकवर्ड क्लासेज हो, जो प्रिविलेज नहीं है उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसे उनके कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, ये महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र का आप मैप जब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो इसका जो कंप्लीटली जो ईस्टर्न साइड के अंदर एक एरिया आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम जानते हैं गढ़चिरौली के नाम से। गढ़चिरौली बेसिकली एक मोइस्ट एरिया भी है। मोइस्ट का जो यहाँ पे नक्सलाइट जो कैंप है उसका आपको इन्फ्लुएंस वो देखने के लिए मिलता है गढ़चिरौली के अंदर में। नागपुर के पास ये सिचुएटेड है स्टूडेंट, विदर्भ का रीजन। तो गढ़चिरौली के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया, वहाँ पे जो थैलियम है उसको यूज किया गया है इसके अंदर में, कि अपने से जो आप पर्सनस है जिनको आप पसंद नहीं करते उनका क्राइम के अंदर में या मर्डर वेपन के रूप में थैलियम को यूज किया गया। अब ये थैलियम है क्या? बेसिकली थैलियम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एक केमिकल है। ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एक केमिकल है जिसको फूड के अंदर यूज किया गया था मर्डर वेपन के रूप में। तो ऑर्डरलेस टेस्टलेस एक केमिकल है जिसको मोस्टली यूज किया जाता है साइंस का जो लेबोरेटरी है, जो लैब्स हैं उसके अंदर इसको मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेट थैलियम है उसको यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, या हमारा जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी का जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर भी इस थैलियम को यूज़ किया जाता है। उस थैलियम को यहाँ पे एक मर्डर वेपन के रूप में यूज किया गया। तो आपको थैलियम के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, केमिकल लैब्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है, साइंस की लेबोरेटरीज हैं, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोग्राफी जो रेडियोलॉजी का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे काउंटर करने के रिगार्डिंग में एक परसुएसन जो ब्लू है, जो एक एंटीडोट का काम करता है थैलियम को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में, उसको यूज किया जाता है। बट उसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम लेबोरेटरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये गढ़चिरौली का जो एरिया है जहाँ पे ये जो इंसिडेंट है वो सामने आया, ग्राउंड जीरो के अंदर इसको कवर किया गया है आज के न्यूज़पेपर में। तो आप देखिए कि गढ़चिरौली बेसिकली वहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, इसके अलावा आप देखिए कि जो टडोबा अंधेरी नाम का जो टाइगर रिजर्व है या जो फॉरेस्ट रिजर्व है, अंधेरी नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थैलियम के बारे में है, जो कम्प्लीटली ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, जिसको एज ए मर्डर वेपन के रूप में यूज किया गया। स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई पोस्ट किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा कोई पोस्ट किया गया और आपके द्वारा उसको यहाँ पे आपके द्वारा उस पोस्ट को अगर लाइक कर दिया गया, उसको लाइक कर दिया गया, तो वो लाइक अगर आपके द्वारा किया गया है तो ऑफेंस का पार्ट उसको नहीं मान सकते। ऑफेंस आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका जो सेक्शन 67 है, उसके अंदर ऑफेंस बताया गया है कि आपके द्वारा यहाँ पे कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो पब्लिश किया जाए, या आपके द्वारा उसको शेयर करते हुए उसको ट्रांसमिट किया जाए और लोगों को, तो वहाँ पे जो ऑफेंस है वो माना जा सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आपकी गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट में एंटी नेशनल कोई कमेंट हो, टू कम्युनिटीज़ के बीच में आपके द्वारा कोई वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती हो, तो उसको यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 67 के थ्रू उसको कवर किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन 66A है, एक प्रोविज़न हुआ करता था जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया जा सके, तो उसके रिगार्डिंग में केस सामने आया था। केस का नाम है स्टूडेंट सीरिया सिंगल केस। सीरिया सिंगल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 66A को यहाँ पे नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। सेक्शन 67 के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 67 है उसके थ्रू यहाँ पे कोई भी पोस्ट आपके द्वारा पब्लिश किया गया है, उसको ट्रांसमिट किया गया, दूसरे पर्सन्स को सेंड किया गया, जिससे कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर में जो पीस है उसको आप डिस्टर्ब करते हो, दो कम्युनिटीज़ के बीच में अनोनिमिटी है उसको प्रमोट करते हो, तो आपको यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो बुक है वो किया जा सकता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि लाइक अगर आपके द्वारा उस पोस्ट को किया गया है तो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे कोई भी ऑफेंस के अंडर में नहीं काउंट किया जाएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कतर के बारे में है, आप देखिए कतर के रिगार्डिंग में हमारे जो रिसेंट कुछ डिसीजंस हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आज का एक एडिटोरियल भी है जो कतर के रिगार्डिंग में है, जिसके अंदर इंडिया और कतर का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जिसमें लिक्विड नेचुरल गैस है उसका जो बिजनेस है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया के द्वारा जो हमारा जो 48% के आसपास एलएनजी है हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। कतर का जो लोकेशन है उसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि अरेबियन पेनिनसुला है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ओमान है वो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे यमन है, यमन के पास ओमान के पास ही सिचुएटेड है यू अरब अमीरात। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिचुएटेड है उसको हम बोलते हैं कतर के नाम से जानते हैं। ये आप देखिए कि गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे आपको ईरान आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सऊदी अरेबिया है और ये स्टूडेंट्स बेसिकली कतर का पार्ट है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ पे जो बेसिक अरेबियन सी से जो पर्शियन गल्फ को जो कनेक्ट करता है उस स्ट्रेट का नाम आप ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट कतर के बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कतर के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो काफ़ी अगर हम बोले कि मोर डीपन तो नहीं है, बट लिटिल बिट हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे स्टेज के अंदर हैं कतर के अंदर में। आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो सेंटेंस किए हुए पर्सन है, जैसे कतर का कोई पर्सन उसको इंडिया के अंदर सेंटेंस कर दिया गया, उसको यहाँ पे सज़ा दे दी गई है, तो उस पर्सन के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में एक जो कानून है, जो एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड कतर के द्वारा साइन किया गया था इससे पहले। सेंटेंस ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस पर्सन की जो पर्सन को यहाँ पे सेंटेंस दे दिया गया है, सज़ा दे दी गई है, उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कतर के रिगार्डिंग में ही आपको एक और कानून देखने के लिए मिलता है हमारा डिफेंस के रिगार्डिंग में। डिफेंस कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो 2008 के समय साइन किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो 2008 के समय साइन किया गया। तो इस तरीके से मोर डाइवर्स एरियाज़ के अंदर में हमारा जो रिलेशन है वो कतर के साथ में है। आप देखिए कि कतर भी इंडिया के ऊपर डिपेंड है कम्प्लीटली। अगर हम बात करें फ्रेश फ्रूट्स के मामले में, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया के द्वारा ही इसको सप्लाई की जाती हैं। इवन कतर ऐसा डिफ़िकल्टी का एक समय था जब कतर को बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ब्लॉक लगाया गया था, ब्लॉकेज किया गया था। उस समय में इंडिया के द्वारा जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो इंडिया के द्वारा ही कतर को सेंड किए गए थे, तो हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी सही हैं। स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि रिलेशंस को यहाँ पे अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है। इसके अंदर में जो फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे कनाडा के जो रिलेशंस है उसके अंदर में देखने के लिए मिला, वैसा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इनको मोर सीरियस वे में डील करने की ज़रूरत है, जिससे जिन पर्सनस को प्रोसिक्यूट किया गया है, जिन पर्सनस के ऊपर जो डेथ सेंटेंस है वो लगाया गया है कतर के अंदर में, उनको यहाँ पे रिलीज करवाया जा सके, जो जो पार्डन है वो वहाँ के आमिर के द्वारा यहाँ पे मिल सके उस केस के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कतर केस, जिसके बारे में डिस्कस किया गया। लिक्विड नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के द्वारा कतर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कतर के बारे में था, लोकेशन को हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन पीएम के द्वारा कहा गया है कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो हाई स्पीड इंटरनेट है प्रेजेंट समय में अवेलेबल है, और तो आने वाले समय में जो 5G है उसको काफ़ी शहरों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले 1-2 ईयर के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट के बारे में हमारे पीएम सर के द्वारा डिस्कस किया गया अर्बन एरियाज़ के अंदर में कि, और इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे देखा गया है कि हमारे, आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट हुआ है। इवन अब तो कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी हैं जो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग उनका स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इंटरनेट की बात की गई है अर्बन एरियाज़ के अंदर में। इंडिया के अंदर आपको जो इंटरनेट है, इंडिया के अंदर जो इंटरनेट है एक इम्पोर्टेंट सोर्स है स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में। चाहे अगर हम बात करें ICT का, चाहे अगर हम बात करें गवर्नेंस का, तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। और हमारे इंडिया के अंदर आपको जो इंटरनेट की रिगार्डिंग में जो डिजिटल डिवाइड है, इंटरनेट के रिगार्डिंग में जो डिजिटल डिवाइड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी काफ़ी सही है, नए नए जो स्मार्टफोन्स है वो अवेलेबल हैं। ग्रामीण एरियाज़ के अंदर, अगर हम रूरल एरियाज़ के अंदर बात करें, इंटरनेट का अवेलेबिलिटी तो वहाँ भी है, बट कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया आपका इंटरनेट का अवेलेबिलिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसर्न्स हैं जो डिजिटल डिवाइड को ये प्रमोट करते हैं,
आप देखिए कि डिजिटल डिवाइड का होने के बिहाइंड का रीजन क्या है कि रूरल एरियाज के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी ना होना, जो मोबाइल उन पर्सनस के द्वारा यूज किए जाते हैं वो कम्प्लीटली आउटडेटेड होना। और ये स्टूडेंट्स वो मोबाइल जो यूज किए जाते हैं जो कम्प्लीटली आउटडेटेड हैं या इन्फेक्टेड हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो साइबर फ्रॉड हैं या साइबर वल्नरेबिलिटी है उसके भी वो शिकार बनते हैं। ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, इवन अर्बन एरियाज के अंदर भी जो पर्सन्स अवेयर नहीं है, डिजिटल डिवाइड यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है उसको यूज करने के रिगार्डिंग में, तो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स इंडिया के अंदर इंक्रीज हुए हैं वो भी आपको इंटरनेट के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, रूरल एरिया के अंदर जो इंटरनेट है उसको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे वहां के लोगों को यूज किया जा सके, इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था। उसका नाम है भारत नेट। भारत नेट इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है कि हमारे जो रूरल एरियाज है, जो स्पेशली हमारी 2.5 लाख जो पंचायत हैं, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर में जो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्टिविटी है वो करना मेन मोटिव था। आप देखिए कि नेशनल ऑप्टिकल जो फाइबर नेटवर्क है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया भारत नेट के अंदर में। आप देखिए कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो फंड है उसके थ्रू जो मनी है उसको यूज किया जाएगा इस भारत नेट प्रोग्राम के अंदर में, रूरल एरिया के अंदर में, जिससे कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द भारत नेट, जो कि ग्रामीण एरिया के रिगार्डिंग में है। अर्बन एरिया का 80% पॉपुलेशन के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट है वो पहुंच चुका है, ये हमारे पीएम सर के द्वारा अपने एक स्पीच के अंदर कहा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा चंद्रयान मिशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था जिसके द्वारा जो सदर्न पोल है मून का, उसका जो सदर्न पोल है उसके अंदर अपना जो सक्सेसफुल लैंडिंग है वो करवाया गया इंडिया के द्वारा। और स्टूडेंट्स, हमारा जो लैंडर है बेसिकली विक्रम, विक्रम के द्वारा जब वहां पे लैंड किया गया तो कुछ डस्ट है वो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। उसके बारे में साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है हमारा जो विक्रम जो है चंद्रयान थर्ड का जो लैंडर है विक्रम, वो कौन से दिन वहां पे पहुंचा था स्टूडेंट्स? अगस्त 23 का जो डे है उस दिन हमारा जो लैंडर है वो वहाँ पे लैंड किया था सदर्न पोल ऑफ द मून के अंडर में। अब देखिए इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जिसके द्वारा साउथ पोल के अंदर में अपना जो मून अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लैंड करवाया गया। अब 23 अगस्त के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 23 अगस्त इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा हमारे चंद्रयान थर्ड का जो सक्सेस है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा साइंस के रिगार्डिंग में एक और डे है उसको अनाउंस किया गया था। 11 मई का जो दिन है, 11 मई का जो दिन है उसको किस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में 11 मई को हम सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा नेशनल जो स्पेस डे है उसको हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। और प्रेजेंट समय में जो हमारा 28 फरवरी का जो दिन है जिसको हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, जो सीवी रमन के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये कुछ डेज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि नेशनल स्पेस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन जो हमारे साइंस के रिगार्डिंग में जो अवार्ड हैं वो भी दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली उनको प्रपोज किया गया। कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो साइंस के जो अवार्ड्स हैं जो प्रेजेंट समय में प्रपोज किए गए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे 23 अगस्त के बारे में था। हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नाम दिया गया था स्टूडेंट्स? शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया है। शिव शक्ति हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? शिव शक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर एक पर्सन को यहाँ पे जो लोकल कोर्ट्स के द्वारा उनको यहाँ पे चार्ज किया गया था, उनको कंप्लीटली रिलीज किया गया है क्योंकि जो विटनेस है वो एक सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और उसी का बेसिकली थ्योरी को बेस मानते हुए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके द्वारा उसको यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट में जो चार्ज है वो लगाए गए थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आपका जो विटनेस है वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, आपका जो विटनेस है वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसके बेसिस पे जो थ्योरी है वो नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो डील करने का जो ज़रूरत है वो ये है कि विटनेस के द्वारा जो एविडेंस है जो प्रेजेंट किए, क्योंकि कोर्ट बेसिकली एविडेंस के रूप में काम करना चाहिए। एविडेंस अगर सही है तो उसके बेसिस पे कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया।
आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए। जो जाहिरा शेख का जो केस है गुजरात के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई गई थी एग्जिस्टेंस के अंदर में। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का क्या मोटिव है, कि आप देखिए कि जाहिरा शेख का जो केस है उसके अंदर में जो जाहिरा शेख नाम की जो पर्सन है, वो बेसिकली अपना कोर्ट के अंदर जो जवाब है वो नहीं दे पाए थे। उनके द्वारा जो गलत जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनको उनके द्वारा बताया गया कि मेरे को जो थ्रेट था वो आसपास के किसी पर्सन से था, इस वजह से जो जजमेंट है वो नहीं दिया गया था। 2002 का जो गुजरात केस है उसके रिगार्डिंग में है ये जाहिरा शेख का जो केस है। तो स्टूडेंट्स, उसी की रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था कि विटनेस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जा सके, कि वो किसी की थ्रेट के बेसिस पे अपना जो स्टेटमेंट है, अपने जो एविडेंस है उनको चेंज ना करे। दिस इज ऑल अबाउट द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये विटनेस के बारे में था जब हमने उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट मिजोरम के बारे में। वहाँ पे जो कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर एक जगह है कांडला, पंजाब के अंदर, सॉरी स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर एक जगह है भटिंडा, कांडला गुजरात के अंदर है। तो भटिंडा नाम की जो जगह है, भटिंडा के अंदर भी काफ़ी सारे जो केस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, भटिंडा से राजस्थान का जो बीकानेर है वो उस एरिया के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। राजस्थान का बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, वो पंजाब के साथ में अपना एरिया शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहाँ से एक ट्रेन भी चलती है, उसको हम कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, कि राजस्थान के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसे ही जो केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं मिजोरम के अंदर में। भटिंडा के अंदर जो ज़्यादा केस हैं वो क्यों हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स है, जो हमारा NP के रेशियो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ, केमिकल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया। इसकी वजह से वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो इमर्ज हुए थे, काफ़ी सारे केस आने लगे हैं भटिंडा के रीजन से। और कैंसर ट्रेन के अंदर जो आपको मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो कैंसर से रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं। जो बीकानेर के आसपास कोई एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का। अब मिजोरम के अंदर केस आए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर के रिगार्डिंग में था। कैंसर के रिगार्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी जो नई थेरेपीज़ है वो आई है। आप देखिए कि पहले ऐसी थेरेपी हुआ करती थी, कीमो का जो प्रोसेस है उसके अंदर में, कि आपका सारी जो सेल है, सभी की जब जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था कीमोथेरेपी के अंदर में। एक प्रोटीन का जो थेरेपी है वो भी देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर में जो टारगेटेड सेल्स हैं उनको ही यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उनको ही यहाँ पे बर्न किया जाएगा उस प्रोसेस के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुंबई के रिगार्डिंग में, आज का जो वीकेंड का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया है मुंबई के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, मुंबई के रिगार्डिंग में कुछ बिल्डिंग्स है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि आप देखिए, छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है उसको आप देखते हो, एक आइकनिक बिल्डिंग है मुंबई के रिगार्डिंग में। मुंबई के अंदर आपको स्टूडेंट्स टू टाइप की जो यहाँ पे आर्ट है जिसके रिगार्डिंग में जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी है, उसको आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको देखने को मिलती है विक्टोरियन जो गोथिक बिल्डिंग्स है, विक्टोरियन गोथिक बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिएगा आर्ट डेको नाम का जो बिल्डिंग्स है, आर्ट डेको जो 1920 के समय ओरिजिन हुआ था। मॉडरेट जो बिल्डिंग है, मॉडर्न समय की जो डिमांड है, प्लस में वहाँ पे ट्रेडिशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मॉडर्न प्लस में ट्रेडिशन जो कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों को यहाँ पे यूनेस्को का जो साइट है उसके अंदर में, यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको बिल्डिंग जो मुंबई के रिगार्डिंग में है, जो मुंबई के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। आर्ट डेको जो बिल्डिंग है वो मॉडर्न है प्लस में ट्रेडिशनल है, जो 1920 के समय उसका जो ओरिजिन है वो मुंबई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो वीकेंड के न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फैक्ट है, उसको हमने डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।